चलिए, आपको लेक्चर 7 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे। कोई नया बच्चा है तो वो ज़रूर मैच करने की कोशिश करें। कल हम लोग जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती है ना, फर्टिलाइजेशन के पहले की जो इवेंट्स होती है वो पढ़ रहे थे। और आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले 2 इवेंट्स होती है। वन इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस, राइट, जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं, जो आपने कल देखा भी था। और दूसरी जो होती है वो क्या होते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र। तो आज हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र तक और फिर फर्टिलाइजेशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है जिसके ऊपर मैंने अक्सर देखा है बेटा कि नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो वो आप लोगों को आना चाहिए, है ना। नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा उससे। तो सबसे पहले सेल डिवीजन, क्या कहा मैंने, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट्स तो बन गए बेटा, गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, लेकिन उस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो गैमेट्स बने, उस गैमेट बनते वक्त में कौन सा डिवीजन हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों को, तो वो क्लियर कर लेना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि गैमेट बनते वक्त में केवल और केवल क्या होता होगा, मियोसिस होता होगा। गैमेट बनते वक्त में केवल मियोसिस होता होगा, ये सोचना गलत है। गैमेट बनने के लिए कभी कभी माइटोसिस भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गैमेट बनते वक्त में मियोसिस ही होगा। गैमेट बनते वक्त में बेटा माइटोसिस भी हो सकता है। और यही मैं आपको आज की क्लास के अंदर भी बताने चाह रहा हूं कि विच टाइप ऑफ द सेल डिविजन अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर दैट गैमेट्स आर हैप्लॉइड। नाउ इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि चाहे कुछ हो जाए, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गैमेट बनाने वाला जो पेरेंट है, गैमेट तो हमेशा क्या होगा, एनी होगा, लेकिन उसको बनाने वाला जो पेरेंट होता है बेटा, जो बनाने वाला पेरेंट होता है वो एन भी हो सकता है और 2n भी हो सकता है। n भी हो सकता है और 2n भी हो सकता है। यही बात आज मुझे आपको समझानी है। व्हाट आई वांट टू से, गैमेट्स आर हैप्लॉइड वेदर द स्ट्रक्चर्स और द सेल्स प्रोड्यूसिंग देम मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। उनको बनाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट है या जो सेल है, राइट, या कोई स्ट्रक्चर है, वो n या 2n हो सकता है। लेकिन ये बात फिक्स है कि गैमेट तो हमेशा ही n ही होता है। क्लियर है? इसका मतलब साफ है कि अब 2 चीजों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है कि देखो, यदि पेरेंट n है, यदि पेरेंट n है, तो उससे जो गैमेट बन रहा है वो तो n ही होगा। गैमेट तो हमेशा फिक्स ही होगा, n ही होगा। लेकिन पेरेंट से जब गैमेट बनता है तो हमेशा ध्यान रखना माइटोसिस होता है। मतलब पेरेंट यदि n है, पेरेंट यदि n है तो माइटोसिस से क्या बनेगा बेटा, गैमेट बनेगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड एंड माइटोसिस नेवर चेंज द क्रोमोसोम नंबर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। सोचो जरा, यदि पेरेंट n होता और यहां पर मियोसिस हो जाता तो n का n/2 हो जाता। ऐसे थोड़ी होता है। मान लीजिए किसी के अंदर 6 क्रोमोसोम हो तो आप उसका ऐसे थोड़ी होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि पेरेंट हैप्लॉइड है तो गैमेट जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा, तो माइटोसिस ही होगा। और एक और चीज जान लो, मान लीजिए कि यदि पेरेंट बेटा, मान लो कि यदि पेरेंट, यहां पर लिखते हैं, यदि पेरेंट कैसा है, पेरेंट यदि 2n है और यदि उससे गैमेट बन रहा है तो गैमेट तो फिक्स है, गैमेट तो बेटा n ही होगा। तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो इट होलसम डिपेंड्स ऑन द पेरेंट। पेरेंट यदि डिप्लॉइड है, पेरेंट यदि डिप्लॉइड है तो गैमेट बनते वक्त में कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस। और यदि पेरेंट यदि क्या है, हैप्लॉइड है, तो गैमेट बनते वक्त में कौन सा डिवीजन होगा बेटा, दैट इज माइटोसिस। ये क्लियर हुआ? बस यही आगे आ रहे हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। नाउ दिस इज वेरी मच ट्रू। n गैमेट व्हेन फ्यूजेस विद n गैमेट तो 2n बनेगा। तो गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो तो हमेशा जाइगोट ही बनेगा। तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ऑलराइट बेटा, नाउ इट इज ड्यू टू मियोसिस, इट इज ड्यू टू मियोसिस which occurs in the life of all sexually reproducing organisms। ठीक है, नाउ क्या कहा मैंने बेटा, इट इज ड्यू टू मियोसिस which occurs in life of all sexually reproducing organism। ठीक है, ये तो एक केस स्टडी थी ही, ये तो केस स्टडी थी ही।
बाकी ज़्यादातर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड होते हैं तो उनसे यदि गैमेट बनना है तो उसके अंदर तो रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा ही होगा। तो इट इज़ ड्यू टू मियोसिस विच अकर्स इन द लाइफ of all sexually reproducing organisms. All right. Now, gamete producing cells which undergo meiosis, gamete producing cells which undergo meiosis are called as myocyte. Very very important बेटा। क्या कहा मैंने? gamete producing cell। आप यूं भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो बेटा कि जो gamete producing जो cells होती है, gamete producing जो cells होती है उनको हम क्या बोलते हैं जानते हो? gamete mother cell. What we can call it as गैमेट मदर सेल। और इन गैमेट मदर सेल्स को जानते हो बच्चों क्या कहते हैं? गैमेट मदर सेल्स आर कॉल्ड एज मियोसाइट्स। द लेटर आर डिप्लॉयड, मतलब गैमेट मदर सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। ये जो गैमेट मदर सेल है ना बेटा, ये हमेशा ही क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, जिनको कि हम गैमेट मदर सेल या मियोसाइट कहते हैं, राइट, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड। आर यू गेटिंग? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज एट विच मियोसिस अकर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज एट विच मियोसिस अकर, द मियोसिस इज ऑफ 3 टाइप्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा, लेकिन ये चीज़ कहीं पर भी नहीं है, आपको आनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज एट विच मियोसिस अकर, द मियोसिस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। कहाँ पर मियोसिस हो रहा है वो देखो। नाउ जाइगोटिक मियोसिस, द पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस अकर्स इन द जाइगोट, जैसे कि नेम शो कर रहा है, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन द जाइगोट। बात अजीब लग रही होगी, हमारे अंदर जाइगोट जब बनता है बेटा तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो हमारे अंदर जाइगोट 2n होता है और बनने वाला एम्ब्रियो भी क्या होता है? 2n होता है, राइट। तो हमारे अंदर बताओ जाइगोट के अंदर कौन से डिवीजन होते हैं? माइटोसिस। लेकिन कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेटा उनके अंदर मियोसिस होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर कि क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी मियोसिस हो सकता है? क्वेश्चन क्या है बेटा? कम ऑन, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी मियोसिस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट नॉट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इन देम द मियोसिस अकर इन जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा बेटा, इमेजिन करो कि ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट एंड दिस इज 2n, राइट। ये जाइगोट है, तो इस जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होगा तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा? एन बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको एन ऑर्गेनिज्म बनाना जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो जाइगोटिक मियोसिस इज द मियोसिस, राइट, विच अकर इन द जाइगोट, राइट, टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। बड़ा सिंपल सा है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। दस जाइगोट फंक्शंस एज मियोसाइट। यहां पर जाइगोट इज एक्टिंग एज मियोसाइट, here zygote is acting as myocyte, the best example in which the zygotic meiosis occur, and that is known as the chlamydomonas and the eulothics. Clear है? Now बेटा next आ जाते हैं हम लोग, that what is sporic meiosis. Now it is again very very important that what is sporic meiosis. Meiosis occurs inside sporangia. देखो नाम शो कर रहा है sporic, मतलब meiosis occur in the sporangia. Have you ever heard about the sporangia बेटा? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स वगैरह होती है। तो देखो मियोसाइट हियर अकर इन स्पोरेंजिया, मियोसाइट्स अकर इनसाइड स्पोरेंजिया। अरे भाई डोंट बी कंफ्यूज्ड, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है, उन्हीं स्पोर मदर सेल्स को हम यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा? स्पोरेंजिया कह रहे हैं। और स्पोर मदर सेल्स कैसी होती है? 2n होती है। स्पोर मदर सेल्स विल बी 2n विच आर फाउंड इन द स्पोरेंजिया। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हैप्लॉइड स्पोर्स। नेचुरल है, यदि आपसे कोई पूछे कि स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल है और वो डिप्लॉइड है, उसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? तो ऑफ कोर्स मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। और जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे, जिनको कि हम मियोस्पोर्स कह रहे हैं, तो दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड बॉडीज एंड दैट हैप्लॉइड बॉडीज विल बी कॉल्ड एज गैमेटोफाइट्स। और गैमेट्स
आर प्रोड्यूस्ड इन गैमेटोफाइट्स थ्रू माइटोसिस। और फिर गैमेटोफाइट्स से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, राइट, क्योंकि गैमेटोफाइट का मतलब ही क्या होता है, जिनसे गैमेट बने वो गैमेटोफाइट्स होते हैं थ्रू द माइटोसिस। द बेस्ट एग्जांपल इज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ऐसा ही होता है। आर यू गेटिंग? तो व्हाट आई वांट टू से बेटा, स्पोरिक मियोसिस कहां पर हुआ? वेरी सिंपल, स्पोरिक मियोसिस जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है, जिनको आप मियोसाइट कह रहे हो। स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तो क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और ये जो स्पोर्स है फिर वो स्पोर जो होंगे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जब जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड बॉडीज एंड दैट हैप्लॉइड बॉडीज विल बी कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। नाउ गैमेटोफाइट्स विल प्रोड्यूस व्हाट, द गैमेट्स। आर यू गेटिंग? और फिर वो गैमेट्स फ्यूज करेंगे बेटा, और गैमेट्स फ्यूज करके और क्या बना देंगे, जाइगोट। आर यू गेटिंग? और फिर पूरी लाइफ साइकिल चलेगी। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। अंशुमान, फोर्थ पॉइंट अगेन सर, ओके, फोर्थ पॉइंट, विच वन बेटा, दिस वन, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड एज मियोसाइट। ये वाला पॉइंट, यस, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड एज मियोसाइट। जिस गैमेट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती है ना बेटा, उनको हम मियोसाइट कहते हैं, गैमेट मदर सेल कहते हैं, और उनके अंदर मियोसिस होता है, राइट। और ये खुद सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा एक, ठीक है। नाउ गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, द जर्मिनल सेल्स आर डिप्लॉयड, दैट वी नो। जर्मिनल सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, राइट, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड दे एक्ट एज मियोसाइट। जर्मिनल सेल्स आर डिप्लॉयड एंड दे एक्ट एज मियोसाइट। मियोसाइट हमेशा डिप्लॉयड होती है, एंड दैट मियोसाइट अंडरगो व्हाट, मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस होता है। अरे सीधी सी बात है बेटा, गैमेट बनाते वक्त में कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, हमारे अंदर जो जर्मिनल सेल्स होती है एनिमल्स के अंदर, वो डिप्लॉयड होती है। वो कैसे एक्ट करती है, मियोसाइट की तरह। उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, क्या होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, ये चीज तो क्लियर थी ना। यदि पेरेंट एन है बेटा, याद रखना, यदि पेरेंट एन है तो गैमेट जब बनेगा तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। और ये तीन तरीके के जो मियोसिस थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मियोसिस होता है। और मियोसिस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे अंदर गैमेट बनते वक्त में मियोसिस होता है, नहीं होता बेटा, ये सुनो। गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोसिस होता है, तो सिंपल गैमेटिक मियोसिस। प्लांट्स के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होती है उनसे स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनता है, तो उनके अंदर स्पोरिक मियोसिस हुआ। और जाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जो हैप्लॉइड होते हैं, जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उनके अंदर, जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, जैसा कि हमने यहां पर बताया है। आर यू गेटिंग और नॉट बेटा? चलो, अब एक टेबल आएगा, उस टेबल को पढ़ने के लिए एक स्टेटमेंट बताने। बस ये तो क्लियर हो गया कि मियोसाइट हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये तो साफ है कि मियोसाइट्स जो होती है दे हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स। मियोसाइट के अंदर क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और गैमेट्स के अंदर हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, दिस यू नो ना बेटा सभी लोग, व्हाट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट्स ऑफ chromosomes are called as diploid. Those organisms which have 2 sets of the chromosome will be called as diploid, and those which have only single set of chromosome, those which have single set of chromosomes will be called as haploid. Clear? Now, एक NCERT के अंदर एक टेबल दे रखी है, राइट। थोड़ा सा हो सकता है मैंने कुछ एडिशन किया होगा इसमें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नाउ द की थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट कि यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये एक टेबल है जिसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दे रखा है बेटा, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट दे रखा है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट दे रखा है। और आप सब जानते हो कि मियोसाइट के अंदर हमेशा क्रोमोसोम कितना होता है, 2n होता है। और फिर क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट दे रखा है। इसका मतलब साफ है कि जब मियोसाइट के अंदर मियोसिस होता है, जब मियोसाइट के अंदर बेटा मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन है तो
क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है और इस तरीके से गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं, सारे तो नहीं लिए हैं, सारे ले भी नहीं सकते हैं। ये जो है वो 2n नंबर है, तो हम कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, 46 होता है हमारे अंदर, 46 क्रोमोसोम है। हाउस फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 12 है। रेट के अंदर कितना होता है बेटा, 42। डॉग के अंदर कितना है, 78, 2n नंबर इन मियोसाइट। कैट के अंदर कितना होता है, 38। फ्रूट फ्लाई के अंदर कितना है, ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, 8। एलिफेंट के अंदर कितना है, 56 है। ठीक है, एप्पल के अंदर कितना होता है, 34। राइस के अंदर 24 है। मेज के अंदर 28 है। पोटैटो के अंदर 48 है। बटरफ्लाई के अंदर 380 है। ओनियन के अंदर 16 है और ओफियोग्लोसम के अंदर कितना है, 1260 है, विच इज अ फर्न। अब ये तो बेटा हो गया कि 2n नंबर, अब ये तो हो गया 2n नंबर। अब यदि मियोसिस होगा तो हाफ बन जाएगा ना, तो बताओ जल्दी से, यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 है तो बताओ जल्दी से 2n नंबर यदि 46 है तो कितना हो जाएगा, 23। हाउस फ्लाई के अंदर 12 है तो कितना हो जाएगा, 6। रेड के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, रेड के अंदर कितना हो जाएगा, दैट इज इधर 42 है तो 21। डॉग के अंदर इधर 78 है तो इधर कितना हो जाएगा, 39। इधर 38 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 19। ड्रोसोफिला के अंदर 8 है तो हाफ हो जाएगा 4। एलिफेंट के अंदर 56 है तो हाफ हो जाएगा 28। एप्पल के अंदर 34 है तो इधर हो जाएगा 17। राइस के अंदर 24 है तो हाफ 12। मेज के अंदर 20 तो हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 10। पोटैटो के अंदर 48 है तो हाफ हो जाएगा 24। और बटरफ्लाई के अंदर 380 है तो हाफ होगा 190। ओनियन के अंदर 16 है तो इट विल बिकम 8। एंड ओफियोग्लोसम के अंदर 1260 है तो हो जाएगा 630। ठीक है, तो ये बेटा गैमेट्स के अंदर है, ये पूरे के पूरे किस में बता रखे हैं, ये गैमेट्स के अंदर बता रखे हैं। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके अंदर मियोसाइट सेल तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन उनसे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो जब मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं। आर यू गेटिंग? तो देखो हेडिंग क्या लिख रखा है, क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स, डिप्लॉयड नंबर बता रखा है, एंड गैमेट्स विच आर हैप्लॉइड ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? नाउ इफ यू आर रिमेंबरिंग बेटा, कल हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू किया था, याद है ना, वी हैव स्टार्टेड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को वापस से मैच करवाने के लिए मैं बता दूं, अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था बेटा वो था गैमेटोजेनेसिस। अभी तक जो पढ़ा रहा था वो पूरा क्या था, गैमेटोजेनेसिस था। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जो सेकंड स्टेप है दैट इज गैमेट ट्रांसफर। देखो गैमेट्स बन चुके हैं बेटा, गैमेट्स बन चुके हैं, बट मैंने कल भी कहा था कि गैमेट्स बनना ही काफी नहीं है। फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, फॉर द सिनगेमी, इट्स क्वाइट नेसेसरी दैट द गैमेट्स मस्ट रीच टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, अदरवाइज उनके बीच में क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है और फीमेल के अंदर जो है वो ओवम बन रहा है। तो ओवम जो है वो तो ओवरी के अंदर बना और फीमेल ओवरी से उसको रिलीज करेगी ओविडक्ट के अंदर। नाउ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज द ओविडक्ट। नाउ मेल के अंदर स्पर्म बने तो मेल से स्पर्म कितना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेल से स्पर्म पहुंचने चाहिए कहां पर, फीमेल के अंदर। कैसे पहुंचेंगे? When the male and the female will mate together, then what will happen? The male will ejaculate the semen into the female genital tract, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से वो जो सेमेन में स्पर्म है वो मूव करके और कहां पर पहुंचेंगे, ओविडक्ट के अंदर। और ओविडक्ट के अंदर क्या होगा, व्हाट विल हैपन बेटा, दैट द स्पर्म एंड द ओवम विल कम टुगेदर एंड एट द एम्पुला इस्थमस जंक्शन दे विल फ्यूज टुगेदर। तो ये तो ह्यूमन बींग्स का बताया। कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने गैमेट्स को वाटर बॉडी के अंदर डाल देते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। आर यू गेटिंग? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू ट्रांसफर द गैमेट्स, राइट? फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, इट्स नेसेसरी दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेट मस्ट कम नियर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के करीब आने चाहिए, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है बेटा, that gamete transfer doesn't takes place in the same manner in all the organisms. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमेट ट्रांसफर का अलग अलग तरीका होता है।
एटलीस्ट वी विल बी कोटिंग 3 और 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हम एक एग्जाम्पल एनिमल्स का देंगे, हम एग्जाम्पल लोअर प्लांट्स का देंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग हायर प्लांट्स का देंगे। इन सब एग्जाम्पल से हम लोग ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गैमेट ट्रांसफर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट काइंडली कंसेंट्रेट हियर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे मस्ट ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि एक बार गैमेटोजेनेसिस हो गया और गैमेट बन गए तो मेल और फीमेल गैमेट को पास में लाना जरूरी है। दे मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर सो दैट इन बिटवीन देम द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और द सिनगेमी और द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स में टेक प्लेस। आ रहा है समझ में? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, जनरली ऐसा आप ट्रेंड है, जनरली आई एम नॉट सेइंग अबाउट all the organism, exceptions है, but generally it has been seen that male gamete is motile and the female gamete is non-motile। आम तौर के ऊपर ऐसा देखा जाता है कि मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। हम ह्यूमन बींग्स में भी देखो, कल आपने डायग्राम देखा था, स्पर्म इज हैविंग द टेल एंड इट इज मोटाइल, ओवम इज स्टेशनरी। तो जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि ओवम जो है वो स्टेशनरी है और स्पर्म जो होता है यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। मींस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में पहुंचना होता है जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और इसीलिए आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे कि हमेशा फीमेल गैमेट के पास में मेल गैमेट को पहुंचना है। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के पास में पहुंचता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे हैजार्ड्स हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेल गैमेट्स विल डेफिनेटली रीच नियर द फीमेल गैमेट्स ओनली। लॉट्स ऑफ हैजार्ड्स आर देयर इन द वे एंड दैट्स वाई बेटा नेचर ने हमेशा कहीं पर भी देख लो, वेदर इट इज द केस स्टडी ऑफ द प्लांट्स और वेदर इट इज द केस स्टडी ऑफ द एनिमल्स, ऑलवेज द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड मोर इन नंबर। हमेशा मेल गैमेट्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे फीमेल गैमेट से, ठीक है। नाउ देर आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी वेयर बोथ द टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ऑफकोर्स अब ये यहाँ पर ये इस पॉइंट के कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सेप्शन बता रखा है। हमने ऊपर कहा कि मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, बट इट्स नॉट नेसेसरी। इट हैज बीन सीन दैट देर आर फ्यू फंजाई एंड देर आर फ्यू एल्गी वेयर बोथ द टाइप ऑफ द गैमेट्स आर मोटाइल। दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। देर आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी वेयर बोथ टाइप ऑफ द गैमेट्स आर मोटाइल। दोनों के दोनों टाइप्स के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। आर यू गेटिंग? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा जहां पर आपको दोनों गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल दिखाई देंगे। ये देखो, यहां पर ये जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स आप देख रहे हो, दोनों गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये देखो ना बेटा, दोनों के अंदर फ्लैजिला दिख रहे हैं। तो यस, हो सकता है ऐसा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेल गैमेट ही मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। जनरली ऐसा होता है, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसा कि अभी हमने बताया कि यहां पर देर आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी जहां पर दोनों ही गैमेट्स मोटाइल है, दोनों के अंदर ही फ्लैजिला होंगे। सो आई थिंक सो पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, अ मीडियम इज नीडेड थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेटा कि गैमेट्स मूव करे उसके लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है। देयर मस्ट बी अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाटर इज एक्टिंग एज ए मीडियम। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर इज एक्टिंग एज ए मीडियम, है ना, फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। तो मेल गैमेट्स मूव करें उसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो, एल्गी, सी दिस पॉइंट, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स। नाउ द की थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट, इंपॉर्टेंट है कि वाटर सर्व्स एज अ मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अक्सर ये देखा है कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट में वाटर जो है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। किसके ट्रांसफर के लिए? गैमेट के ट्रांसफर के लिए। नाउ इन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट वाटर सर्व एज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्लियर? इन सब के अंदर गैमेट ट्रांसफर के लिए मीडियम कौन? वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस सेवरल मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। ये मैं बता रहा था कि हमेशा मेल गैमेट ज्यादा बनते हैं फीमेल गैमेट से। सेवरल मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, hence the number of the male gametes produced are in large number, several thousand times more than the female gametes. very very important. एक चीज याद रखना बेटा, जैसा कि मैंने कहा है
कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में पहुंचना है। फीमेल गैमेट तो अभी ऐसे कई सारे केसेस बताऊंगा जिसमें कि फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी बेटा, फीमेल गैमेट को मूव करके नहीं जाना है, मेल गैमेट को मूव करके पहुंचना है। तो मेल गैमेट के रास्ते में बहुत सारे हैजार्ड्स हैं। तो यदि मेल गैमेट एक दो बनते तो हो सकता था कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए नेचर ने क्या किया, हमेशा मेल गैमेट को बहुत ज्यादा नंबर में बना दिया, हजारों लाखों करोड़ों। उससे क्या होगा, कम ऑन, व्हाट विल हैपन, दैट आउट ऑफ मेनी few male gametes will definitely reach to their destination, और यदि वो पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फ्लावर बियरिंग प्लांट्स pollen grain carry the male gametes which are produced in large number। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन, उनके अंदर मेल गैमेट्स को कौन कैरी कर रहा है? तो पोलन ग्रेन्स आर कैरीड एक्चुअली बाय द मेल गैमेट्स आर एक्चुअली कैरीड बाय द पोलन ग्रेन्स। आर यू गेटिंग? एंड दैट पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ number। Clear? The pollen grains are transferred to the stigma of the female organ। The pollen grains are transferred to the stigma of the female organ through the process of pollination। अभी मैं एक आपको स्लाइड के ऊपर पूरा ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि इन हायर प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्म्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन्स आर एक्चुअली कैरिंग द मेल गैमेट and these pollen grains are produced in large number। Okay, so pollen grains are transferred from anther to the stigma, right? Anther to the stigma by a process, and that process is called as pollination। ठीक है? Transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of the pollen grains from anther to stigma is called as बेटा pollination। अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुकोगे तो मैं पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा आपको पूरा प्रोसेस। हालांकि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो इसको डील करेंगे। नाउ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स बेटा, एज यू नो, बड़ा सिंपल सा है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये जो पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। राइट? सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एंथर of a flower to the stigma of either the same flower, मतलब bisexual flower, or the stigma of another flower of the same plant। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन किसके बीच में हो सकता है? या तो ये एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फ्लावर लग रहा है, वो बाइसेक्सुअल हो, उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पोलन ग्रेन निकलकर और स्टिग्मा के ऊपर यदि डस्ट हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, उसके ऊपर एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, और उधर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए, तो वो भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब यहां पर कैसे बेटा, 2 प्लांट है, वेरी सिंपल। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? 2 प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है, एक प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है, लेकिन दोनों एक ही स्पीशीज के होने चाहिए दोनों प्लांट्स। अब इधर से पोलन ग्रेन निकलकर इधर डस्ट हो गया स्टिग्मा के ऊपर, दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें हम, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स मेल के अंदर मेल बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल बनेगा। देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। इसलिए ऑर्गेनिज्म को स्पेशल मैकेनिज्म को मेंटेन करना पड़ेगा जिसके कारण वो गैमेट को ट्रांसफर कर सके, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। मेनी एनिमल्स हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। इस बात को, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए,
तो मैनी एनिमल्स हैव कोपुलेटरी ऑर्गन्स से फॉर, यदि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो कोपुलेटरी ऑर्गन इज देयर पेनिस with the help of which the male introduces the sperm into the female vagina. So many have copulatory organs to transfer the male gametes. I think so ये point clear होगा. Transfer of gametes and coming together of gamete is essential for fertilization in sexual reproduction. ये last में इस पूरी बात का जो extract है वो ये है कि transfer of gametes is necessary, और उनका ट्रांसफर होने के बाद में पास में आना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि इसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब ये जो अभी बात बताई बेटा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ और कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आर यू गेटिंग? अभी बेटा बात चल रही थी हायर ऑर्गेनिजम्स की, हायर प्लांट्स की बात चल रही थी। वी वर टॉकिंग अबाउट द हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स की बात करते हैं। हायर प्लांट्स मतलब क्या? एंजियोस्पर्म्स। इफ वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, यदि हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, समझना, राइट। ये है स्टेमिन, इतना तो सब लोग जानते होंगे स्टेमिन, और इस स्टेमिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एंथर। ये एंथर होता है, आर यू गेटिंग? और इस एंथर के अंदर यहां पर पोलन सेक्स होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पोलन सेक्स। और पोलन सेक्स के अंदर क्या भरे रहते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं, ठीक है। अब जब एंथर रप्चर होता है तो एंथर रप्चर होगा, मान लीजिए एंथर रप्चर हो गया तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। मान लीजिए बेटा एंथर क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो पोलन ग्रेन्स क्या निकले, बाहर निकले। ये पोलन ग्रेन्स यहां पर बाहर निकल गए, ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकले। नाउ पॉलिनेशन होता है। अब क्या होता है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होता है बेटा, तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो मान लीजिए कि स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे, यू नो वेरी वेल ये स्टिग्मा है, और ये जो डायग्राम है ये किसका है बेटा, कार्पल का है। व्हाट इज कार्पल? ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। व्हाट इज पिस्टल? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर यू गेटिंग? तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो है बेटा, ये पोलन ग्रेन यहां पर पहुंच गया, ये पोलन ग्रेन यहां पर पहुंच गया। यहां पर आते ही बेटा ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, और आपको बता दूं कि जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो बाहर क्या निकलती है, व्हाट हैपेंस बेटा, पोलन ट्यूब निकलती है। और जब यहां पर जर्मिनेशन होगा, व्हेन द जर्मिनेशन विल अकर ना बेटा, जर्मिनेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, ये पोलन ट्यूब निकली, एंड दिस पोलन ट्यूब इज हैविंग 2 मेल गैमेट्स, जो कि मैं चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अंदर कितने मेल गैमेट्स हैं बेटा, 2 मेल गैमेट्स हैं। नाउ द पोलन ट्यूब फ्रॉम द स्टिग्मा विल मूव टुवर्ड्स द स्टाइल, and ultimately it will be moving towards the ovule, that is the ovary। ये देखो ओवरी में पहुंच गई। अब ओवरी के अंदर क्या है बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा तुमको, एंड दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो सेक। क्या दिख रहा है तुमको, एम्ब्रियो सेक दिख रहा है बेटा। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, यहां पर एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा व्हाट इज देयर, एम्ब्रियो सेक के अंदर दैट इज क्या होता है, एग सेल होती है। यहां पर बेटा क्या होती है, एग सेल।
and this egg cell is acting as female gamete. This egg cell is acting as female gamete. ये फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करेगी. तो बताओ जल्दी से पोलन ट्यूब से ये क्या आएंगे, मेल गैमेट्स, एंड दीज मेल गैमेट्स विल बी डिस्चार्ज हियर. These male gametes will be discharged here, and when the male and the female gamete will come near to each other, ultimately what will happen? Fertilization will occur. So can I say that pollination के act से pollen grain stigma की surface के ऊपर पहुंचा और वहां पर pollination हुआ, और pollination के कारण वहां पर germination हुआ, and ultimately इस तरीके से आगे चलकर fertilization होगा. Yes or no बेटा? Yes or no? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि ये एक प्लांट है. इमेजिन करो ये प्लांट है और इसके ऊपर एक फ्लावर है बेटा. ये फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है. इमेजिन करो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो बताओ, टेल मी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ होगा या क्रॉस होगा? तो ऑफ कोर्स बेटा सेल्फ, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन होगा. व्हाट विल हैपन? सेल्फ पॉलिनेशन. अब इमेजिन करो ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक मेल फ्लावर है, इसके ऊपर फीमेल फ्लावर है, इसके ऊपर फीमेल फ्लावर है. तो बताओ जल्दी से यहां पर भी क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन. अब इमेजिन करो एक और कंडीशन है. इमेजिन करो एक कंडीशन और भी है, और उसके अंदर बेटा ये कंडीशन है कि दो प्लांट से, एक ये प्लांट है जिसके ऊपर मेल फ्लावर है, एक ये प्लांट है जिसके ऊपर फीमेल फ्लावर है, और यहां से यहां पर ट्रांसफर हुआ. तो बताओ ये कौन सा हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या होता है ये, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूरा, ये जो शीट हम लोगों ने डिस्कस की, ये इसके ऊपर बिहाफ के ऊपर थी. गॉट इट? चलो, ये एक डायग्राम बता रखा है बेटा. ये डायग्राम क्या शो कर रखा है? दैट इज, ये डायग्राम शो कर रहा है कि जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा. जर्मिनेटिंग, ये क्या शो कर रहा है बेटा? जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. ये देखो, ये पोलन ग्रेन है बेटा, और ये क्या निकल रही है? पोलन ट्यूब्स निकल रही है. ये सब, ये पोलन ग्रेन से और ये पोलन ट्यूब निकल रही है. गॉट इट और नॉट? ये सब पोलन ग्रेन है और ये पोलन ट्यूब्स निकल रही. गॉट इट? देख पा रहे हैं? मैंने और कलरफुल बना दिया है. तो स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर जाकर पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, और पोलन ग्रेन जब जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन होगा तो क्या बाहर निकलेगी? पोलन ट्यूब. और ये डायग्राम तो मैंने बताया ही था बेटा. ये क्या है? होमोगेमेटिक कॉन्टैक्ट. ये होमोगेमेटिक कॉन्टैक्ट शो कर रहा है. इट इज शोइंग होमोगेमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गी. ये एल्गी के अंदर होमोगेमेटिक कॉन्टैक्ट शो हो रहा है. होमोगेमेटिक क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल किसके जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं. फिर आगे चलकर ये दोनों फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, है ना, और इस जाइगोट से फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा. जाइगोट से क्या बन जाएगा? एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा. गॉट इट? सो यहाँ पर हमारा बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आज की क्लास में पूरा हो गया है. सो अब आ जाते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. सेकेंड स्टेप, फर्टिलाइजेशन. गैमेटोजेनेसिस हो चुका है और गैमेट ट्रांसफ़र भी हो चुका है, और गैमेट्स अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, और अब उनका क्या होना है? फ्यूजन होना है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट. ये क्यों लिखा बेटा? क्योंकि कभी कभी जो है वो गैमेट एक ही पेरेंट बना देता है ना. बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट पेरेंट होगा तो वो तो एक ही बनाएगा. तो द फर्टिलाइजेशन इज द कंप्लीट एंड द परमानेंट फ्यूजन of the two gametes from different parents or from the same parent to form a diploid zygote. क्या कहा मैंने? The fertilization is the complete and the permanent fusion of the two gametes from different parents or from the same parent to form a diploid zygote. सिंपल है कि gametes भाई फ्यूज करेंगे
दो गैमेट्स, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज करेंगे, ये एन है, ये एन है, इनके बीच में जब परमानेंट फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। क्लियर? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगेमी। व्हाट इज सिनगेमी? सिंपल, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Fusion of gametes is called as syngamy. If syngamy does not occur, there would be no variations in offspring. Very very important point. यदि syngamy ना होता तो variations नहीं होते। क्यों बेटा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करें, मेल गैमेट इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पेरेंट, मतलब मेल गैमेट मेल से आ रहा है, फीमेल गैमेट फीमेल से आ रहा है, तो जब दोनों फ्यूज करते हैं तभी तो वेरिएशंस होते हैं। यदि सिनगेमी नहीं होती तो वेरिएशन भी ना होते। तो हम जो ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड वेरिएशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन इवोल्यूशन, शायद ऐसा होता नहीं। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा, वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर, है ना? द क्वेश्चन राइजेस दैट वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर, तो यू मस्ट नो दैट फर्टिलाइजेशन अकर एट टू प्लेसेस। फर्टिलाइजेशन अकर एट टू प्लेसेस, ईदर फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी और द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नॉन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आज की क्लास का थीम रहेगा दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और द एक्सटर्नल सिनगेमी। मतलब फ्यूजन ऑफ द gametes is occurring outside the body and hence external syngamy. The external medium is water. External medium such as water is required for this type of fertilization. बॉडी के बाहर कहाँ पर? तो बॉडी के बाहर कहाँ पर बेटा? तो बॉडी के बाहर, वो भी कहाँ पर? वाटर बॉडी के अंदर, है ना? इसीलिए तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मैंने ये नहीं कहा है कि सारे वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। नो, देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे कि एल्गी के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। एंड ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन वाटर टू इनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वही वाली बात है कि वाटर तो बहुत बड़ी बॉडी है ना बेटा, रिजर्वायर इज अ बिग वन, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे मेल गैमेट जो है वो पहुंच ही जाएंगे फीमेल गैमेट के पास में। तो नेचर ने क्या किया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ क्या बना दिए? गैमेट्स बना दिए। आर यू गेटिंग? लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू इनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग? This happens in bony fishes, very very important. This happens in bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced. Large number of offsprings are produced. तो ये बोनी फिशेस और फ्रॉग्स के अंदर होता है। यहाँ से बेटा ये मार्क कर लो, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बोनी फिशेस के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो याद रखना हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दैट the offsprings which are produced are not protected from the predators and their survival is threatened up to the adulthood. देखो ऑफस्प्रिंग्स तो बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके फाइन, लेकिन जब तक ऑफस्प्रिंग्स एडल्ट में नहीं बदल जाते हैं तब तक उनको हमेशा खतरा ही रहता है प्रेडेटर से, क्योंकि उस एक्वेटिक वाटर बॉडी में दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म अपने एडल्टहुड पे पहुंचते हैं उससे पहले ही खा लिए जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जो हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, ऑफस्प्रिंग का, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है, वो एक अनप्रोटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेडेटर से हमेशा ऑफस्प्रिंग्स को खतरा रहता है। आर यू गेटिंग? एंड दिस इज कॉल्ड एज बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? बिल्कुल उल्टा। व्हेन एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी where it fuses with the male gamete, the process is called as internal fertilization or internal syngamy. As the name is indicating, internal syngamy. इंटरनल का मतलब होता है बेटा बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, राइट? बोनी फिशेस कैसी होती है? ओके बेटा, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए क्लास 11th के अंदर एक एनिमल किंगडम अपनी टॉपिक होता है, उसके अंदर हम लोग पीशेस पढ़ाते हैं, सुपर क्लास पीशेस। और सुपर क्लास पीशेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। आपको क्या करना है सागर कि आप जाइए और 11th NCERT खोलिए
और उसके अंदर ऑस्टिकिथीज और कॉन्ड्रिकिथीज दो चीज़ें दे रखी है। ऑस्टिकिथीज मतलब बोनीफेशियस, उन बोनीफेशियस को आप देखिए, है ना, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। फिर भी यदि कभी नहीं हो तो उस क्वेश्चन को मैं ले लूँगा। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स विच आर बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लगभग सारे ही हायर ऑर्गेनिजम्स आ गए बेटा। उन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। हियर मेल गैमेट इज मोबाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। यहाँ पर मेल गैमेट जो होता है वो मोबाइल या मोटाइल होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज। आज यदि हम देखें ह्यूमन बींग्स के अंदर, व्हेन अ सिंगल टाइम when a human male ejaculates single time, तो वो जो 1.5 to 3 ml जो सेमेन बॉडी से बाहर निकलता है, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली बेटा 200 to 300 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं, है ना। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर देयर। आर यू गेटिंग? कैन यू इमेजिन इट? सच एंड हाई नंबर ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, बट देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स। यदि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो अ सिंगल ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस सिंगल ओवम पर मंथ बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑफ 28 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि मेल इज प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स ड्यूरिंग द सिंगल इजेकुलेशन, वाइल फीमेल महीने में केवल एक बार ओवम प्रोड्यूस कर रही है। यदि वो 12 मंथ्स के अंदर भी प्रोड्यूस कर रही है तो केवल कितने ओवम प्रोड्यूस कर रही है बेटा? 12 ओवम्स। क्लियर? सो यहाँ पर भी वो फीमेल का जो नंबर है फीमेल गैमेट्स का वो बहुत कम है। However, in seed plants मतलब angiosperms, the non-motile male gametes are carried to the female gamete by pollen tubes, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स के अंदर पूरा डिटेल के अंदर बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। आर यू गेटिंग? और लास्ट में what are the differences between external and internal fertilization? तो जो पढ़ा है उसी को आप देखो। It occurs outside the body, it occurs inside the body. Large number of gametes are released in the surrounding medium and the surrounding medium is water where the fertilization takes place. यहाँ पर number of gametes produced is less, though the male gametes are deposited in the body of the female with the help of copulatory organ. Copulatory organ की मदद से जो male gamete है that will be deposited in the female body, ठीक है। Examples क्या क्या है बेटा? Bony fish, amphibians, एल्गीज एक्सेट्रा। यहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में देखो तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स सच एज टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? सो ये है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही चीज़ बच गई है एंड दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कल हम उनको सबको कंप्लीट कर लेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। सो टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। सो थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही।